तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है और फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये जो वीडियो है वो हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीएसई बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और अभी तक सामान्य शुल्क के साथ इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2024 तक है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में केवल फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट का फॉर्म भरने से पहले बोर्ड के नियमों के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है और अक्सर हर साल हमारे स्कूल साथियों से होती है। और जब वो गलती हो जाती है, समस्या आ जाती है, फिर दौड़े दौड़े राजगुरु जी के पास आते हैं कि राजगुरु जी इस समस्या का समाधान कीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, इसलिए नियमों की जानकारी आप पहले वो ले लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ साथी कह सकते हैं आप तो अपनी वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं भैया, अगर आपको जरूरत है तो देखिएगा, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन आपके सामने समस्या नहीं आ जाए, मेरा ये दायित्व है, मेरा ये कर्तव्य है बताने का, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए अब सीधा अपन पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर दोनों ही कक्षाओं के फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बताता हूं। दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने किसी एक स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लिया है। आप भी अपने स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरने से पहले दो खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि यदि आपका स्कूल प्राइवेट है और अभी तक आपने बोर्ड की एफिलिएशन फीस जमा नहीं करवाई तो पहले वो आप जमा करवा लीजिएगा। एफिलिएशन फीस जमा करवाने के बाद आपको अपनी स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट करना है, क्योंकि बगैर एफिलिएशन फीस के और बगैर प्रोफाइल अपडेट के आप स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आपने स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट कर दिया तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, अन्यथा आपको ये नहीं दिखाई देगा। अब एफिलिएशन फीस कैसे जमा करवाई जाती है, प्रोफाइल कैसे अपडेट की जाती है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो देख लीजिएगा, फिर स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म है वो भरना शुरू कीजिएगा। चलिए अब स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म भरना शुरू करते हैं और इसके लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन वो दिखाई देंगे। अब यदि आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पे सेकेंडरी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि कक्षा 12वीं का फॉर्म भरना चाहते हो तो सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। मर्जी आपकी है, पहले आप 12वीं का भर सकते हो या 10वीं का भर सकते हो, कैसे भी आप भर सकते हो, इससे कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ पे पहले कक्षा 10वीं के स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा, फिर कक्षा 12वीं वालों का वो दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेकेंडरी फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए एक ब्लैंक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड के द्वारा इस बार एक बड़ा अपडेट किया गया। हालांकि अपडेट तो लास्ट ईयर भी किया गया था, लेकिन टेक्निकल इश्यू होने के कारण है ये समस्या लोगों के सामने बनी हुई थी, तो वो अपडेट है उन्होंने हटा दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए यदि आपकी गवर्नमेंट स्कूल है तो आपके साला दर्पण पोर्टल का जो डेटा है वो यहाँ पर आने वाला है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट का जो नाम वगैरह वगैरह है आपको मैनुअली भरने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। और इसी तरह से जो प्राइवेट स्कूल साथी है उनके पीएसपी पोर्टल से डेटा यहां पे आने वाला है। अब मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म भरने से पहले पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का डेटा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, जैसे उसका नाम है, माता पिता का नाम है, उसकी डीओबी वगैरह वगैरह कैटेगरी सब कुछ है वो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे यदि एक बार स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म आप भर देते हो और बाद में आपको पता चलता है ये तो गलत हो गया, तो एडिट होना यहाँ पे संभव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपके सामने, देखिए वैसे तो हमने प्राइवेट स्कूल की आईडी को ओपन किया है, तो यहाँ पे देखिए पीएसपी कोड आपको नजर आ रखा है। यदि गवर्नमेंट स्कूल होगी तो यहाँ पे साला दर्पण आईडी का नाम आपको है वो देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का एसआर नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो कि पीएसपी पोर्टल पर, आपके रजिस्टर पर कोई भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना पोर्टल को मतलब है, लेकिन पोर्टल पे जो है यहाँ पे वो पोर्टल वाला एसआर नंबर आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। अब स्टूडेंट का जो एसआर नंबर है मैं यहाँ पे आपको डालकर वो दिखा देता हूं, ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल का जो पीएसपी कोड है वो पीएसपी कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पीएसपी कोड है वो भी डाल देता हूं इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट का जो पीएसपी क्रमांक,
अब ये पीएसपी क्रमांक का मतलब है स्टूडेंट की एनआईसी आईडी। अब ये कहां मिलेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए अपना जो पीएसपी पोर्टल है वो लॉगिन करना है और कक्षा 10वीं के स्टूडेंट की लिस्ट आपको ओपन करना है, जैसा कि मैंने यहां पे ओपन कर रखी है। अब यहां पे देखिए शुरुआत में तो स्टूडेंट की एनआईसी आईडी आपको देखने को मिल रही है, यहां पे स्टूडेंट का नाम वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो यहां पे देखिए एडिट का जो ऑप्शन है सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, स्टूडेंट का डेटा अपडेट कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन डीओबी में आपके सामने समस्या आने वाली है, इसको लेकर मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो में गाइड है वो जरूर करूंगा। अब यहाँ पे ये तो स्टूडेंट की एनआईसी आईडी है। एसआर नंबर देखने के लिए स्टूडेंट के नाम के ऊपर आपको क्लिक करना, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी एनआईसी आईडी आपको डालना है और गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने एक एरर वो नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे है जो डिटेल हमने डाली है इसकी जो डिटेल या स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए पोर्टल थोड़ा सा धीरे चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म में बिल्कुल ब्लैंक आया है। हालांकि हमने यहाँ पे जानकारी बिल्कुल सही सही भरी है, लेकिन एक गलती हमने कर दी जो हमारे स्कूल साथी लगातार कर रहे हैं और लगातार मेरे पास कमेंट भी आ रहे। अपना ये जो पीएसपी कोड है डायरेक्टली हमने यहाँ पे देखिए पीएसपी कोड ही डाला है, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे पी है वो लगाना पड़ेगा। अब जैसे आप पी लगाओगे, गेट डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो अब की बार आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है वो आ चुकी है। अब आपको मैनुअली भरने की आवश्यकता नहीं और मैनुअली आप भर भी नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए, ये डिटेल आने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर स्टूडेंट पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ऑल सब्जेक्ट कैटेगरी नंबर 1 श्रेणी नंबर 1 के अंदर है, आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे है वो दूसरी बार रिपीट कर रहा है और सभी सब्जेक्ट के अंदर है वो एग्जाम देना चाहता है, तो आपको यहाँ पे देखिए जो कैटेगरी नंबर 2 है इसको लिए आपको डिवीजन इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए भी वो आवेदन कर सकता है कक्षा 10वीं के लिए। यानी किसी लास्ट ईयर उन्होंने 6 सब्जेक्ट थे 2 में कम नंबर आ गए तो 2 का वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर सकता है। अपने यहाँ पे बिल्कुल एक फ्रेश फॉर्म भर के मैं आपको यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ। चलिए, इसके बाद वैसे तो देखिए इसके टोटल सब्जेक्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करना है, वो अपनी मान्यता के अनुसार आपको करना है कि कौन सी थर्ड लैंग्वेज की मान्यता आपको यहाँ पे मिली हुई है और बोर्ड से आपको सम्मानता प्राप्त हुई है। तो मैं यहाँ पे संस्कृत को वो कर लेता हूं, आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। इसके बाद उसका जेंडर कौन सा है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसका मीडियम कौन सा है, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की कोई अदर कैटेगरी है, कोई डिसेबिलिटी ग्रुप से है, तो ये आपको जरूर भरना है। कई बार हमारे जो स्कूल साथी हैं वो यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है। अगर स्टूडेंट के पास डिसेबिलिटी का जो 40% का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे है उसको दर्शाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो स्टूडेंट हैं उनको बोर्ड को द्वारा है कुछ सहूलियत भी जाती है, कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है, एग्जाम समय में छूट मिलती है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार सही सही जानकारी भरिएगा। अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल है, इसको आप क्लिक है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है वो कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे यदि वो बीपीएल परिवार से तो यस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो कास्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कास्ट दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे आपको कैटेगरी वो दिखाई देगी। तो आवश्यकता के अनुसार एससी एसटी माइनॉरिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ओबीसी को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए स्टूडेंट का पूरा एड्रेस आपको भरना है। अब एड्रेस के अंदर हमारे जो स्कूल साथी हैं बड़ी ही कटौती कर देते हैं, सीधा सीधा भर देते नहीं, आपको पूरा एड्रेस भरना है। कई बार क्या होता है कि बोर्ड के द्वारा उस स्टूडेंट के घर तक लेटर भेजे जाते हैं, अगर वो मेरिट में आ जाता है या किसी स्कॉलरशिप का पात्र होता है, तो ऐसे में आपको सही सही जानकारी एड्रेस की यहाँ पे भरनी है, जैसे हाउस नंबर है, उसके विलेज का नाम है, उसका स्टेट है, उसका डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर, देखिए वैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि पीएसपी पोर्टल पे आधार नंबर हमने डाल रखे थे। अगर आपने पीएसपी पोर्टल पे आधार नंबर नहीं डाल रखे और यहाँ पे ये जो कॉलम है वो खाली आ रखा है, तो आपको यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालने चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि डिजी लॉकर से आधार लिंक है। तो ऐसे में स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कॉलम आपको कतई खाली है वो नहीं छोड़ना है। इसके बाद स्टूडेंट का जन आधार नंबर वो भी आपको डालना है, क्योंकि बहुत सारी राजस्थान की जो सरकार है उसकी कई योजनाएं हैं, कई स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो भी आपको यहाँ पे वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अगर ये गलत है तो आप यहाँ पे मैनुअली इसे चेंज भी कर सकते हो। देखिए चेंज करने का यहाँ पे है ऑप्शन है वो खुला हुआ है, ठीक है। इसके बाद फैमिली की जो इनकम है कितनी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ये कर देता हूं, इसे कोई खास फर्क वो नहीं पड़ने वाला है।
इसके बाद यदि वो अनाथ वर्ग से है तो आपको यहाँ पे ये नो में जवाब देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो भरना पड़ेगा, क्योंकि अपन 10वीं की यहाँ पे डिटेल भर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए कक्षा 8वीं 9वीं 2 की तो डिटेल आपको भरनी। यदि स्टूडेंट यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे आपको दोनों कक्षाओं की जानकारी नहीं भरने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे केवल आप कक्षा 10वीं की जानकारी है वो भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। जैसे बिल्कुल फ्रेश अपनी आवेदन फॉर्म भरे हैं तो कक्षा 8वीं है, वो कौन से साल में इन्होंने पास की थी, तो मैं यहाँ पे देखिए साल को वो सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे 2023 में इसने कक्षा 8वीं है वो पास की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद उसके रोल नंबर कितने में यहाँ पे ये रोल नंबर वो डाल देता हूं इस तरह से। रिजल्ट कैसा था उसका, वो पास था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके स्कूल का नाम या बोर्ड का नाम आपको लिखना है। तो कक्षा 8वीं के लिए वैसे कोई बोर्ड स्पेशल नहीं होता है, तो आप अपने स्कूल का नाम है लिख सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे ये स्कूल है वो लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद 9th की डिटेल आपको भरनी है कि 9th क्लास कौन से साल में पास की, तो 24 में की है, जाहिर सी बात है। उसका रोल नंबर कितना था, तो मैं इस तरह से ये लिख देता हूं, डेमो के लिए आपको सही लिखना है। उसके बाद रिजल्ट पास है और स्कूल का क्या नाम था, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से है यूपीएससी स्कूल का नाम है वो लिख दीजिएगा। मैंने डेमो लिखा, आप गलत मत कर देना। ठीक है, ये तो है बिल्कुल फ्रेश बच्चे के लिए। अगर बच्चा रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे आपको केवल 10वीं वाले कॉलम के अंदर जानकारी भरनी है, चाहे वो फेल हो या फिर पास हो। ठीक है ना, क्योंकि आगे फेल पास का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर है वो आ जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और इसके लिए यहाँ पे देखिएगा चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे लोकेशन होगा, तो मैं लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस फोटो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फोटो को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट करने का काफी सारे ऑप्शन है। माउस का जो राउंड वाला बटन है, बीच वाला बटन है, उसको ऊपर नीचे करके देखिए इसकी साइज है छोटी बड़ी कर सकते हो। यहाँ से भी इसको है छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप इसे क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर फोटो को घुमाना चाहते हो तो देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए रोटेट राइट है, लेफ्ट है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी फोटो सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉप का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। मैंने एक डेमो फोटो यहाँ पे लगाई है आपके लिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सिग्नेचर है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं ये जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइज सही नहीं बैठ रही, तो मैं दूसरा यहाँ पे सिग्नेचर वो लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये सिग्नेचर वो आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा काम कंप्लीट हो गया इस फॉर्म का काम कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ऐसा नहीं कि एक बार आप सबमिट कर दोगे तो इसमें इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर पाओगे, कुछ इन्फॉर्मेशन में आप एडिट कर पाओगे, नो टेंशन, आगे हम इसके लिए बात करेंगे। तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया तो देखिए एक नया फॉर्म है फिर से ओपन हो गया। सारी जो डिटेल है देखिए फिर से यहाँ पे खाली हो चुकी है, तो यहाँ से आप नया फॉर्म है वो भर सकते हैं। बस मैंने एक फॉर्म भर के आपको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट देखना है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू भी आपको देखना है, स्टूडेंट और अभिभावक को भी आपको दिखाना है, आपको खुद को भी चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लिस्ट डाटा, ठीक है ना, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जो फॉर्म आपने भरे हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा है, तो उसकी डिटेल आपको दिखाई दे रही है और उसकी एग्जाम फीस भी आपको दिखाई दे रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है, तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आपको नजर आ रखा है, इस पर क्लिक करना है। फॉर्म फिर से पहले जैसे ओपन हो जाएगा, एडिट है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि फॉर्म का प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्म का प्रीव्यू है कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। प्रिंट कर लीजिएगा, यहां से प्रिंट करने के बाद आप है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो फॉर्म का प्रीव्यू है। इसके बाद कोई गलती से स्टूडेंट का फॉर्म भरा गया, आप चाहते हैं कि स्टूडेंट नहीं है, फॉर्म को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन भी है वो दे रखा है। यहां से आप इसे डायरेक्टली डिलीट है वो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर आपको कई तरह के और ऑप्शन नजर आ रखे हैं। यहाँ पे देखिए नया फॉर्म भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी सेकेंडरी फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, प्रोसेस एक जैसी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डेटा लॉक करना है और चालान का जनरेट करना है और चालान का स्टेटस आपको अपडेट करना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम कक्षा 12वीं का फॉर्म है वो भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन आपको नजर आता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीनियर सेकेंडरी फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही पीएसपी कोड, एसआर नंबर है, एनआईसी कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, स्टूडेंट की डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी। अब जो कक्षा 12वीं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी इंफॉर्मेशन सेम की सेम यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्रेश बच्चा है तो कैटेगरी 1 में आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा यदि वो यहाँ पे मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहता है या फिर यहाँ पे श्रेणी सुधार वो करना चाहता है, सुधार करना चाहता है, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी है।
अगर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम देना चाहता है तो आपको कैटेगरी नंबर 2 यानी श्रेणी नंबर 2 के अंदर है आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगर यहां पे वो मार्क्स इंप्रूवमेंट या अंक सुधार करना चाहता है, जैसे 2 सब्जेक्ट में वो एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, बाकी यहां पे देखिए 3 सब्जेक्ट के अंदर लास्ट ईयर उसके अच्छे नंबर आए हैं, तो इसके लिए आपको जो कैटेगरी 6 नंबर है इसके अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पे देखिए अगर आप कोई फैकल्टी चेंज करना चाहते हैं, पहले आर्ट्स वाला था, आर्ट्स वो पास कर चुका है, अब वो साइंस से देना चाहता है, इसके लिए फैकल्टी या कैटेगरी नंबर 8 है उसमें आपको यहां पे आवेदन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे देखिए बिल्कुल एक फ्रेश आवेदन फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूं कैटेगरी 1 के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे इसको सिलेक्ट किया तो उसकी जो संकाय है वो कौन सा है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है संकाय को सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैंने यहां पे साइंस को वो सिलेक्ट किया। अब इसके बाद यहां पे देखिए जो ऑप्शनल और जहां कंपलसरी सब्जेक्ट है वो तो ऑटोमेटिक आ चुके। इसके अलावा यदि इसका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप यहां पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है वो लेना चाहता है तो यहां पे आपको यस करना। अब जैसे आप यस करोगे तो एडिशनल सब्जेक्ट के ऑप्शन आपको नीचे नजर आएंगे। अब जो भी अतिरिक्त सब्जेक्ट लेना चाहता है उसको यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मेरे कोर्स में मैं इसे है नो करना चाहता हूं, यानी ये एडिशनल सब्जेक्ट मैं नहीं भरना चाहता हूं। तो ये तो है बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट के लिए। अगर आप यहां पे मार्क्स इंप्रूवमेंट या अंक सुधार के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहां पे देखिए मैं कैटेगरी आपको एक बार चेंज करके वो दिखाता हूं। जैसे मैंने 6 को यहां पे चेंज कर लिया, ग्रुप अपन वही है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, साइंस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहां पे देखिए आप जो मिनिमम है एक सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव के लिए आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट करोगे ना तो फिर वो मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं होगा, फिर वो श्रेणी सुधार में आ जाएगा। तो ऐसे में देखिए आप एक सब्जेक्ट को यहां पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं कि भैया मैं इसमें मार्क्स इंप्रूवमेंट है वो करना चाहता हूं। और इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मुझसे पूछते हैं और स्कूल साथियों को इस बारे में पता नहीं होता है, तो भैया इस तरह से आप अपना काम है वो कर लीजिएगा। चलिए यहां पे देखिए मैंने कैटेगरी 6 को सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहां पे उसका जेंडर कौन सा है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, उसका मीडियम कौन सा है आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसकी कोई अदर कैटेगरी है तो यहां से आप इसको सिलेक्ट वो कर सकते हैं। बीपीएल से ये नो में जवाब दे दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस है तो ये नो में जवाब दे दीजिएगा। कास्ट कौन सी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां पे सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। एड्रेस है वो पूरा का पूरा भरना जैसे कि हमने कक्षा 10वीं के फॉर्म में भरा था, सेम का सेम है, कोई अलग जानकारी यहां पे नहीं है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए आपको लास्ट ईयर कक्षाओं की जानकारी है वो देनी पड़ेगी, जैसे हमने कक्षा 10वीं के फॉर्म में दी थी। लेकिन यहां पे देखिए आप कक्षा 12वीं का फॉर्म भर रहे हो तो यहां पे आपको कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं या फिर आईटीआई की जानकारी भरनी पड़ेगी। यदि स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश है, पहली बार कक्षा 12वीं की एग्जाम देने जा रहा है तो आपको 10वीं और 11वीं की जानकारी भरनी, ठीक है। इसके बाद यदि स्टूडेंट रिपीट कर रहा है या फिर कोई आईटीआई होल्डर है तो यहां पे देखिए आपको कक्षा 12वीं की जानकारी वो भरनी पड़ेगी। कुछ नहीं है यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं की अगर आप भर रहे हो तो कौन से साल में कक्षा 10वीं पास की तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, रोल नंबर कितना था इस तरह से वो भर दीजिएगा, रिजल्ट कैसा था यहाँ पे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 10वीं क्लास है वो बोर्ड की है, तो यहाँ पे बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। चलिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पे देखिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कक्षा 10वीं किसी दूसरे बोर्ड से पास की है, राजस्थान बोर्ड के अलावा, जैसे सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा, यूपी बोर्ड है, तो उसके लिए आपको पात्रता क्रमांक की आवश्यकता पड़ेगी। जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको नजर आ रखा है, ऑनलाइन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए में बन जाएगा। अगर लास्ट ईयर एडमिशन लिया है और इस बार बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको दुगुना तिगुना एग्जाम है, पता नहीं कई गुना को, वैसे तो 100 रुपए है, इस बार शायद आपको 1100 कुछ रुपए है वो देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में है उसका जो पात्रता प्रमाण पत्र के नंबर डालने, डेट आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। फॉर्म को आपको सबमिट कर देना, आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, बस। इसी तरह से आपको कक्षा 12वीं का ये फॉर्म भरना है, जैसे आप सबमिट कर दोगे तो फॉर्म है फिर से ब्लैंक है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले अपन मैं एक बार कक्षा 10वीं वाले फॉर्म पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे अपन कोई भी फॉर्म है वो नहीं भर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ पे जैसे मैंने कक्षा 10वीं पे क्लिक किया, लिस्ट डेटा पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अपन यहाँ पे देखिए ऑप्शन की बात कर रहे थे लॉक डेटा की। तो देखिए ये डेटा आपको तभी लॉक करना है जब आप सभी स्टूडेंट के वो फॉर्म कंप्लीट भर देते, उसके बाद ही लॉक करना, पहले लॉक मत कर देना। पहले लॉक कर दोगे तो फिर यहाँ पे आपके सामने दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेटा लॉक करने के बाद आपको चालान वो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन सी क्लास का चालान जमा कराना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। पेमेंट का मोड कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन सिलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक का नाम क्या है, ऐसे स्टेट बैंक, जो भी है आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। जनरेट चालान पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका चालान बन जाएगा, ऑनलाइन इसका पेमेंट है वो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा चालान है वो हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं या ऑनलाइन जमा करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई नहीं होता है।
तो उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे चेक अपडेट चालान स्टेटस का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रखा है। तो यहाँ पे देखिए ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके चालान की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल हमने कोई भी चालान यहाँ पे जनरेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कोई भी डेटा आपको नजर नहीं आ रखा है। बस इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट के है बोर्ड फॉर्म है वो भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि पहले कक्षा 12वीं का डेटा लॉक करें या कक्षा 10वीं के करें, आपकी मर्जी है। आप पहले किसी भी कक्षा का डेटा है वो यहाँ पे लॉक कर सकते हैं और उसका चालान है वो जनरेट है वो कर सकते हैं। और चालान को लेके जो नियमों वाली वीडियो मैंने बनाई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताई है, अगर वो चूक जाते हो तो आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम आरबीएसई बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूं आप आसानी से समझ गए। अब बोर्ड फॉर्म भरने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे की क्या प्रोसेस है, इसके बारे में एक नई वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर यहां तक आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।